हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हमने जो लास्ट का पोर्शन था चैप्टर 2 में वो ख़त्म कर लिया है। लास्ट पार्ट में हमने आइडियल मैट्रिक्स किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2 फ्रॉम बिगिनिंग। इस चैप्टर को पढ़ने का यही तरीका है कि पहले तो आप यही समझिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब हम स्टार्टिंग से समझेंगे तो जो भी कीवर्ड्स थे, जो भी कीवर्ड्स आ सकते थे, वो ऑटोमेटिक हमें रिकॉल होंगे कि अच्छा उस जगह हमने वो पढ़ रखा था। तो अब आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 2 का नाम था डायनेमिक ऑफ कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। सर ये क्या होता था कि ये कहता था कि कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है और उसके डायनेमिक्स को समझना है कि एक कदम अगर हम राइट साइड रखेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, एक कदम अगर हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर आपके पास सिर्फ स्ट्रेंथ 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 है तो क्या आप उससे मार्केट में जीत सकते हो? नहीं सर, मार्केट में होने वाली थ्रेट को भी समझना पड़ेगा और अपने अंदर की वीकनेस को भी समझना पड़ेगा। आपके जो एसबी होंगे उनकी पोजीशनिंग क्या होगी आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको चैप्टर 2 में अब तक जो हमने सीखा, हमने ये सीखा कि डिफरेंट टाइप से अपने प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को कैसे समझते हैं, उसके एक्सपीरियंस कर्व को कैसे समझते हैं, उसके एसबी को कैसे समझते हैं, उसकी पोजिशनिंग को कैसे समझते हैं। फिर इसी के हमने एडीएल मैट्रिक्स समझा, हमने बीसीजी मैट्रिक्स समझा, हमने टाइगर एंसॉफ मैट्रिक्स समझा। टाइगर एंसॉफ में याद रखने के लिए बोलता हूँ, उसका नाम है आइगर, ठीक है। तो उसको भी समझा हमने। उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजी भी देखी, शॉर्ट मैट्रिक्स एंड टॉज मैट्रिक्स समझा। ओवरऑल लास्ट में हमने पढ़ा था और स्टार्टिंग में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इसका नाम था आपका कोर कॉम्पिटेंसी से, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि वाई अ कंपनी कैन चार्ज द हाई प्रीमियम प्राइस। ओके, तो ये मैंने स्टार्ट किया था इस चैप्टर के लिए। और अब इस चैप्टर की बिगिनिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी, आप बीच में कुछ छोड़ के देख रहे हैं तो आपकी गलती है। आप ये ना समझे आपको आता है, क्योंकि मैंने जो बताया है मुझे नहीं पता वो आपको आता होगा कि नहीं आता होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है सभी पार्ट्स को एक बार स्टार्टिंग से देखें। ओके माय डियर फ्रेंड, आते हैं सीरीज़ पे वापस। चलो भैया सीरीज़ जी आई जाइए यहाँ पे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में सबसे पहले ये देखो कुछ लाइंस थी द पर्सनल एमबी बुक से मैंने पिक की है कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए। ये आप एक ये बुक है आपकी द पर्सनल एमबी, अगर आपको रीड करनी हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं आपको एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत ही बेस्ट लेवल पे पढ़ाना चाहता था और यहाँ पे डेमो और वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। अदरवाइज़ मैं इसमें बहुत कुछ सिखाना आपको चाहता था। तो जो पेड कोर्स है उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ सिखाया और यहाँ पे भी मैं कुछ छोड़ नहीं रहा। मैं यहाँ पे हर वो बेस्ट चीज़ आपके लिए ला के देना चाहता था जो कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता हो। तो एक बुक है द पर्सनल एमबी, अगर आपके पास टाइम हो तो उसे रीड आउट करना, नहीं है वो टाइम तो भी कोशिश करना कि थोड़ा बहुत रीड आउट करो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको चेकआउट जरूर करना। वहाँ से मैंने एक लाइन ली है कंपैरेटिव एडवांटेज की, ये एग्जाम के लिए नहीं है, आईसीआरए के लिए है, मैंने थोड़ा सा एड ऑन किया है। ये कहता है बी अ फर्स्ट रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट अ सेकेंड रेट वर्जन ऑफ समवन एल्स। मैं एक केस स्टडी दिखाता हूँ पेड वर्जन में, उसमें दुबई की केस स्टडी हम लोग लेते हैं। दुबई का कहना क्या होता है कि या तो हम दुनिया में नंबर 1 होंगे या तो बी द बेस्ट होंगे, या तो वो चीज़ हमने बनाई है या वो अगर हमारे पास है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो इसी से कंपैरेटिव एडवांटेज आती है। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मत देखो कि दूसरों के पास क्या है, ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसी के ऊपर काम करो। अपने धर्म को, अपने कर्म को एक साथ फॉलो अप करो, डेफिनेटली यू कैन विन। दिस इज़ योर कंपैरेटिव एडवांटेज। हर इंसान के पास, हर कंपनी के पास अपनी एक एडवांटेज होती है, उसको कंपैरेटिव बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है और मार्केट में क्या है, उसको मैचअप करके हमें हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द जॉन डेने, नो मैन इज आइसलैंड, फोकस ऑन वॉट यू कैन डू वेल, वर्क विथ अदर्स टू अकम्प्लिश द रेस्ट। ये कुछ स्पेशल कोटेशंस मैंने इस चैप्टर के लिए डाली थी और हर चैप्टर के बिगिनिंग में आपको कुछ ऐसी कोटेशंस मिलेंगी, इसको जरूर पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अगर ये चीज़ आप समझने लोगे, सोचने लोगे ना, यू विल बी द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। बहुत ही तेज चीज़ें हैं, आप सीखो इन चीज़ों को। देखो सर, सीखो इसलिए मत क्योंकि सिर्फ मार्क्स चाहिए, सीखो इस बार भी लिए क्योंकि लाइफ भी सर्वाइव करनी है, सिर्फ मार्क्स से लाइफ नहीं चलती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नो मैन इज आइसलैंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर कहते हैं फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू वेल, वर्क विद द अदर्स टू अकम्प्लिश द रेस्ट। कि आपको दुनिया से लड़ाई इसलिए नहीं लड़नी है कि दुनिया वाले क्या चाहते हैं, आपको अपनी फाइट इसलिए लड़नी है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। यू हैव टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल ऑन योर साइड। आप जिस चीज़ में बेहतर हैं उसी काम को जब आप और बेहतरीन तरीके से करते हैं, दिस इज़ योर कंपैरेटिव एडवांटेज। बहुत ही प्यारी लाइन है। इसको अगर आपने ये बुक नहीं ली अब तक तो लिख लो, अगर ले रखी है तो मार्क कर लो 5 स्टार में, लाइफ में बहुत काम आएगी और ऐसी चीज़ें याद रखा करो, ठीक है।
ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो ICAI ने कहा, चैप्टर 2 जहाँ से स्टार्ट करना था, दिस इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो सर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है क्या? तो देखो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, ऐसे दाव पेच, ऐसे मेथड्स, ऐसे मूव्स जिसकी वजह से हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव, जो भी हमारा सर्कमस्टांस है, जिसमें भी प्रतिद्वंदी हैं हमारे, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, उनसे हम बेस्ट कर पाएँ, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी यानी देखो कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, मतलब आपस में एक दूसरे से कंपटीशन। ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बनानी है ताकि कंपटीशन कितना भी हो मार्केट में, हम ओवरऑल बेस्ट कर पाएँ, हम मार्केट में सबसे बेहतर कर पाएँ। और मुझे पता है कि हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसे ओवरकम कर पाएँ, हो सकता है मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी हो तो हम उसे ग्रैब कर पाएँ, और अगर हमारे लिए कोई थ्रेट है तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी और अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उस थ्रेट को और उस वीकनेस को कम कर पाएँ। सर ये जो लैंग्वेज बोल रहे हो ये तो सुनी सुनी लग रही है, स्वेट और टॉस वाली, बिल्कुल वही है। आइए इसको टॉपिक को एक बार रीड आउट करते हैं। ये कहता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी in order to gain competitive advantage over its competitor in the industry. It is aimed at creating defensive position in an industry and generating superior return on investment. देखो भैया ओवरऑल शुरू से हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि पैसा कमाना सिर्फ बिजनेस का मकसद नहीं होता, लेकिन अगर पैसा आएगा ही नहीं तो आपके नॉर्मल खर्चे नहीं चलेंगे। नॉर्मल अगर खर्चे नहीं चलेंगे तो लोग आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा ही नहीं लगाएंगे आपके लोगों में, तो आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कैसे कर पाओगे? और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस हायर लेवल पे जाए, अच्छे एम्प्लॉयज़ हों, अच्छा स्ट्रक्चर हो, अच्छा रिवेन्यू मॉडल हो, अच्छा कस्टमर को सर्विस दो, तो अच्छे कस्टमर को सर्विस देने के लिए भी पैसा चाहिए। तो कह रहा है कि इस तरीके से चीज़ों को समझो कि आप सुपीरियर रिटर्न ऑफ इनकम ले पाए, यानी जो भी आप पैसा लगा रहे हैं, जो भी धंधे में आप दिमाग लगा रहे हैं, उसके बदले में कुछ रिटर्न आपकी अच्छी खासी आए, ताकि आपकी भी लाइफ और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सके। सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इंडस्ट्री इज वेरी कम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर्स आर प्रोवाइडेड विद द ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रैटेजी लगाना और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट भी देना है और अपने बिजनेस का खर्चा भी चलाना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म इवॉल्व्स आउट ऑफ द कंसिडरेशंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट आर एक्सटर्नल टू इट। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द फर्म। सर ये क्या है? ये बात कर रहा है स्वॉट एंड टॉस की। ये कह रहा है कि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है आपको उससे एनालाइज करना पड़ेगा, और आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करेगा। एक बार बोलो मैंने क्या बोला? आपको अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है आपका वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करेगा। ओके सर कैसे, समझाओ। अरे भैया देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ गई, अभी जैसे रिसेंट केस लेते हैं, कोरोना आ गया, ठीक है सर, चाइना का जो है बैरियर लग गया कि चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा इंडिया में, या चाइना का ऐप भी यूज़ मत करो। 52 ऐप्स जो थे वो ऑब्सोलेट हुए चाइना के, जो इंडिया में बैन हुए कि अब आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक, अब एक बात सुनो, यहाँ पे ध्यान सुनना। तो उसी के भाई अभी स्नैकर या फिर मोज ऐप, ऐसे ऐप आ गए हैं टिकटॉक की जगह। तो ये क्या था? ये भारत वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि टिकटॉक बैन हुआ तो हम अपने इंडिया का ही प्रोडक्ट लॉन्च करें। एक चाइना का ऐप था कैम स्कैनर, उसकी जगह भी कोई नए ऐप आए, PDF स्कैनर समथिंग, कुछ पता नहीं क्या क्या। तो उन लोग का कहना क्या है कि मार्केट को जब आप स्कैन करते रहोगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारे पास क्या पावर है, और हम उस पावर का यूज़ करके कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कर सकेंगे। ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, ये अभी जो चलेगा सिर्फ रीडिंग वाला चलने वाला है। इस पार्ट में सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग है, और इसमें से एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन हाँ हमारा काम है पूरा सिलेबस पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। ठीक, द इकोनॉमिक एंड द टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर कंसिडर्ड एज मेजर फैक्टर लीडिंग टू द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो क्रिएट थ्रेट। कहता है कि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर कर लिया, हाँ, और साथ में ही कह रहे टेक्निकल कंपोनेंट्स को भी समझ लिया, हाँ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, वो क्या कह रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फैक्टर्स को आप लीड कर पाओगे, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उसे समझ पाओगे। लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना कि इस सब में थ्रेट भी होता है। तो कह रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप जो अपॉर्चुनिटी चिल्ला रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें थ्रेट भी है, इस बात का ध्यान रखना। सर कैसे? थ्रेट ये है, अपॉर्चुनिटी तो दे दी कि टिकटॉक जैसा एक ऐप बनाना है, थ्रेट ये है कि उसकी जितनी R&D आपके पास भी तो होनी चाहिए, उसके जितने अच्छे डेवलपर आपके पास भी तो होने चाहिए। नहीं समझे आप? ये सब वीकनेस है, थ्रेट है।
आपको समझना पड़ेगा आपके लिए वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या है। वीकनेस वो है जो आपके अंदर खुद का है, थ्रेट ये कि जो मार्केट डिमांड कर रहा है वो आपके अंदर है या नहीं है, इन्वायरमेंट आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। क्यों सर, मौज है पाया, ठीक है, स्नैकर आप पाया, ठीक है, इंडिया के है, ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास वो स्ट्रेंथ थी कि आप ऐसा कम्पिटिटिव ऐप बना पाओ जो टिकटॉक को रिप्लेस कर पाए। सर ये मैं बच्चों वाले एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सोच सको, क्योंकि आप इसी एज ग्रुप में हो और आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हो, क्योंकि आप डे बाय डे इन्हीं चीज़ों को देख रहे हो, तो आप इस चीज़ से कहीं भी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, क्या आप ऐसा बना सकते हो? नहीं सर, हम नहीं बना सकते, ये आपकी वीकनेस हो गई। और सर मैं तो बना सकता हूँ, लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो सेम ऐप बना रहे हैं, तो ये थ्रेट हो गया। ओके, सिमिलरली द ब्रॉडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, कि लोग क्या चाहते हैं इस बात का भी ध्यान रखो। हमने शुरू से पढ़ा, चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 2 हो, हम ऑलवेज यही बात कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे नहीं, लोगों को क्या चाहिए। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको टेंशन लेते हो लोग क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ लोग क्या कहेंगे नहीं, लोगों को क्या चाहिए। अगर आप वही प्रोडक्ट दोगे तभी आप सक्सेस कर पाओगे और कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के थ्रू कम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओगे। इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ गेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्म मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन, क्या अपनी पोजीशन है, आप देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी होगी कि कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ विथ स्टैंड कम्पिटिटिव प्रेशर, आपके ऊपर कंपटीशन का कितना प्रेशर, आपको ये भी देखना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ इन मार्केट पोजीशन, आपकी मार्केट की पोजीशन कैसी है ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप एक लीडर हो, आप एक फॉलोवर हो, आप क्या हो, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी हर फील्ड में, चाहे वो टीचिंग का हो, आप एक डॉक्टर हो, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना होगा। इसके बाद एक कम्पिटिटिव लैंडस्केप। यस, पहला वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, मैं क्लियरली बता दूं, इसको आप 1 स्टार देंगे क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, जस्ट फॉर रीडिंग, एग्जाम में नहीं आता, वो खुद से भी लिख दोगे तो चलेगा। ये है कम्पिटिटिव लैंडस्केप, इसको 3 स्टार दे सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके कंपैरिजन में, तो एग्जाम में उससे थोड़ा कम पढ़ोगे चलेगा, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कम्पिटिटिव लैंडस्केप यही कहता है कि इन्वायरमेंट को समझो, इन्वायरमेंट में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को समझो, खुद को समझो, उसके बाद अपने इंटरनल फैक्टर्स को समझ के देखो कि आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। इन सब का जब आप मैच करते हो एक सिंगल फ्रेम में रख के, दिस इज कम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये देखो क्या कहता है, सब पढ़ा हुआ है आपका, कहता है लैंडस्केप इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर्स एंड एट द सेम टाइम परमिट्स द कंप्रिहेंसिव ऑफ देयर विजन, मिशन एंड कोर वैल्यू, नीज, मार्केट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सर क्या क्या बातें कह रही है इसने, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो यहाँ पे ये पहला पॉइंट यहाँ बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया है इसने, तीसरा पॉइंट ये बताया है, चौथा पॉइंट ये बताया है, पाँचवा पॉइंट ये बताया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, ये आपके पढ़ने वाला खुद का सेल्फ टॉपिक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको एक बार। आइडेंटिफाइड द कस्टमर कंपटीटर्स, कंपटीटर्स को पहले आइडेंटिफाई हो, मेरे कंपटीटर कौन है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कहा कि मैं अगर मैं अपने एंगल से बात करूँ, क्या, चलो छोड़ो मेरा एंगल छोड़ो, हम बात करते हैं वन प्लस की बात करते हैं जी। वन प्लस के कंपटीटर कौन है सर, सैमसंग और एप्पल। अच्छा, सैमसंग का कंपटीटर कौन है, वन प्लस, और आईफोन उसका कंपटीटर है, नहीं सर आप उसकी रेंज में अभी नहीं आए हो। बट ऐसा भी नहीं है, सैमसंग का अभी नोट 10 प्लस समथिंग कुछ आया था, 20 प्लस आया था, अभी कल उसका ऐड भी देख रहा था, भूल गया नाम उसका, तो कुछ बहुत ही अमेजिंग पेन और अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी, बहुत ही अच्छा था। तो मान के चलो ये आपस में कंपटीटर्स हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द कंपटीटर्स। अब क्वेश्चन ये लाओ दिमाग में, सर कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई करके मेरा क्या फ़ायदा। ओके, लेट सपोज यस, मैं आपको समझाता हूँ डेमो दिखा के। ये लो, ये एक रोड का माइक है, ठीक। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट में आऊँ और एक माइक बनाऊँ। मैंने कहा माइक कौन सा अच्छा आता है, तो सुनने में आया रोड का माइक बड़ा अच्छा होता है, ठीक है जी ले लेते हैं। सर कितने का है, 18,000 का। ये छोटा सा माइक 18,000 का, कौन बनाता है ये, सर रोड कंपनी। अब मेरा क्वेश्चन ये, रोड कंपनी ऐसा क्या करती है कि लोग 18,000 का भी इसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई योर कंपटीटर्स। जब तक आप कंपटीटर को नहीं जानोगे तब तक आप उनकी स्ट्रेटजिक मूव क्या है, वो चीज़ें कैसे करते हैं। सर ये बनता कहाँ है, लेट सपोज ये बनता है ऑस्ट्रेलिया में, यस ऑस्ट्रेलिया में। आप देखना चाहते हैं क्या, देखो अगर शायद दिख जाए तो आपको दिख जाए, फोकस आ गया क्या ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब नहीं दिख रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये ऑस्ट्रेलिया में बनता है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में कैसे आया? सर अमेजोन से खरीदा। ओके, तो क्या ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप इसके लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं? 18,000, कुछ तो होगा इसमें कि लोग 18,000 देने के लिए तैयार हैं। ओके, तो रोड कंपनी ने ऐसा क्या किया कि ये लोग 18,000 का माइक लेते हैं? ठीक है, हु आर द कंपटीटर्स? पहले तो आपने समझा, ठीक है, नाउ आंसर करना है कुछ बातों का। हु आर द कंपटीटर्स? कौन है ये लोग? ये रोड वाले इस माइक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इसकी R&D कैसे करते हैं, इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, लोग 18,000 क्यों देते हैं, इसकी लाइफ है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वन टाइम प्रोडक्ट है फिर ख़राब हो गया तो ठीक ही नहीं होगा, अगर इंडिया में ख़राब होगा तो ठीक कैसे होगा? क्यों इसके लिए 18,000 देते हैं? दिस इज हु आर द कंपटीटर्स। वो काम कैसे करते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पे कहा जाता है द एक्चुअल डाटा अबाउट द रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर। वो मार्केट में कितनी कैप्चरिंग रखते हैं। अगर माइक का अगर मैं नाम लूँ आपसे तो देखो, एक ब्लू येटी होता है, ठीक है, एक आपका रोड का माइक हो गया, सेनाइसर्स के माइक हो गए, ठीक है, आपके सोनी के माइक हो गए। तो डिपेंड करता है, वैसे सोनी का माइक तो नहीं होता, सेनाइसर का माइक ही बेस्ट है। अगर आप इसमें लेना चाहो, इसके 80,000 का माइक आता है, बहुत ही हॉलीवुड की जो रिकॉर्डिंग होती है ना साउंड में, उस पर वो यूज़ होता है। सर आपको कैसे पता? एक्चुअली मैं जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं उसकी R&D खूब करता हूँ। अभी मेरा जो नई रिकॉर्डिंग हो रही है वो नए वाले माइक से हो रही है। ये वाला माइक ख़राब हो गया था घर वालों से, एक्चुअली मेरी पैंट में रखा था, उन्होंने पैंट धो दी और माइक ख़राब। तो इसका जो इसके 2 सेट होते हैं, रिसीवर एंड सेंटर, तो एक ख़राब हो गया, तो नया वाला माइक मैंने मंगाया। तो मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लेता हूँ मैं खूब R&D करता हूँ ताकि मेरे से कोई गलती ना हो मेरी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मेरे लिए 25-30 हज़ार रुपये बहुत मायने नहीं रखते हैं, फिलहाल तो रखते हैं कि यार एक एसेट लेने जा रहा हूँ, फिर क्लास की रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना हो, फिर कुछ हो ना, तो बहुत सारी चीज़ समझनी पड़ती है। तो ये तो मेरे एंगल से था कस्टमर की, वही मैं कंपनी के एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझो कि उसका मार्केट शेयर कैसा है। सर ब्लू येटी का भी है, सर रोड का भी है, सर सेनाइसर का भी है। ओके, हु आर द कंपटीटर्स? तो अब यहाँ पे मुझे देखना है कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है। सर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट देखो, इंटरनेट पे देखो उनके बारे में क्या चल रहा है। जैसे मैं बताऊँ, यूट्यूब पे चेक करते हो कि नहीं, रिव्यू चेक करते हो? मैं लिटरली बताऊँ, OnePlus आया था, मैंने ये भी लेने से पहले देखा था, रिव्यू देखा था कि क्या है इसमें, कैसा चलता है। और OnePlus, ये एप्पल का फ़ोन है 11 Pro, मैंने इसका भी रिव्यू देखा था कि ये कैसा है नहीं है। मैं कुछ भी लेने से पहले डेफिनेटली, अब जैसे एक माइक और है मेरे पास, ये है ब्लू येटी का, ठीक है, ये स्नोबॉल माइक है, तो अगर मैंने ये भी लेना था तो मैंने इसका रिव्यू देखा। तो जैसे कस्टमर रिव्यू देखता है वैसे कंपटीटर्स भी रिव्यू देखते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने टैक्सेशन क्लास चालू की थी, कुछ टीचर्स भी हैं वो भी क्या करते हैं, वो आके देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे बच्चे आते हैं इसके पास। और मैं भी कई बार देखता हूँ कि सामने वाला क्या कर रहा है यार, कि उसके पास मार्केट में जो है कस्टमर कैसे आते हैं उसकी तरफ। इसे कहते हैं अंडरस्टैंड द मार्केट एंड हाउ द मार्केट प्लेयर्स रूलिंग इन अ मार्केट। ठीक है, न्यूज़पेपर देखना, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इंडस्ट्री रिपोर्ट पे क्या चल रहा है। अभी जैसे न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह पे अभी प्राइम डे आता है, अमेजॉन प्राइम डे, ऐसे कुछ डे कुछ बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो डिस्काउंटिंग में टीवी देते हैं। और लिटरली अभी OnePlus की एक टीवी थी 1 लाख की, वो 75,000 की थी उन दिनों में। मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे नीड नहीं थी एक्चुअली, बट वहाँ पे था, डिस्काउंट था। तो आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्यों आते हैं, कैसे वो सेल्स मैनेज करते हैं, कैसे वो प्रॉफिट मैनेज करते हैं, कैसे वो मार्केट में अपना पावर जो है, जो कहते हैं रूल ऑफ थंब जो होता है, वो चला पा रहे हैं, कैसे, समझो इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट उसने हमें दिया। इसके बाद यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास शायद ना हो। अब जैसे मैंने रोड माइक का एग्जांपल दिया, 18,000 का माइक, ऐसा क्या है सर? सबसे पहली बात, अगर मैं पहली बार माइक ला रहा हूँ, क्या नाम डालूंगा माइक का? मिश्रा माइक, विनीत माइक, ड्रीमर्स माइक, CA माइक्स, अवेंजर माइक्स, क्या नाम डालूंगा मैं? तो मेरी अभी ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं है, जबकि रोड की ब्रांड इस्टेब्लिश है। तो 18,000 में कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांड वैल्यू के हैं। ओके, तो वैसी कुछ चीज़ें वो बता रहे हैं कि देखो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सर उनके पास तो बहुत सारा रिजर्व सरप्लस है सर, वो तो कुछ भी R&D करते रहते सर। एप्पल वाले तो कुछ भी फूकते रहते सर पैसा R&D के पीछे, डिज़ाइन के पीछे, डिस्प्ले के पीछे, साउंड क्वालिटी के पीछे, कैमरा के पीछे। ओके, उनका कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज कैसा है? कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज जरा इसको समझना कि उनकी कॉस्ट कितनी आती है और उस कॉस्ट में वो फ़ायदा भी कितना जोड़ते हैं।
जैसे एप्पल वालों के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 50,000 का उनका फ़ोन है तो 60,000 प्रॉफिट ऐड करते हैं, तब 1,10,000 का फ़ोन देते हैं यार। सोचो, अगर उनका फ़ोन 50,000 का ही बनता है तो भी 60,000 रुपये सिर्फ वो प्रॉफिट के जोड़ते हैं। व्हाट आर दे लाइकली टू डू नेक्स्ट? अगला क्या करने वाले हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये एप्पल का 11 प्रो था, इसमें आपकी 3 कैमरास है, ठीक है। अभी जब वो 12 ला रहे हैं तो 12 में वो A14 बायोनिक चिप ला रहे हैं, इसमें A13 है शायद, और इसमें 3 कैमरा है, उसमें 4 ला रहे हैं। इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें जैसे इसमें ना साइड में ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ को बेजल लेस कर रहे हैं, मतलब ये साइड से जो चीज़ें वो हटा रहे हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज़ व्हाट आर दे लाइकली टू डू नेक्स्ट, वो अगला क्या करने वाले हैं, इन चीज़ों को भी हमें समझना होता है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट बना लिया, लेट्स सपोज एप्पल वालों ने बना लिया, ठीक है, तो वो इंडिया तक कैसे लाएंगे, अपने जो कस्टमर हैं, जैसे हम इंडिया के कस्टमर हैं तो हमें कैसे पहुंचाएंगे। ओके, हाउ व्हाट आर दी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, क्या उनका टीम में स्ट्रेंथ है। सर टीम में स्ट्रेंथ होना क्यों जरूरी, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज टीम अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपका काम जो है टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, या उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। स्टीव जॉब्स सर की कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि कंपनी बनाने से ज़्यादा जरूरी इस बात पे ध्यान देना है कि वहाँ पे लोग कैसे हायर किए गए, और अच्छे लोग हायर किए गए कंपनी ऑटोमेटिक सक्सीड करती है। इन चीज़ों का छोटा छोटा ख्याल रखना होता है। नाउ 4th पॉइंट, डिटरमाइन द वीकनेस ऑन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की वीकनेस क्या है। अब मैं बात करूँ एप्पल की। एप्पल की वीकनेस ये है कि एप्पल डायरेक्ट 1,10,000 का प्रोडक्ट देता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ये सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरा, ये कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं होता एप्पल का फ़ोन दूसरे चीज़ों के साथ। आप इसमें दूसरा प्लग लगाओगे शायद सपोर्ट ना करे, इसको मैं विंडो में लगाऊंगा सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी। ओके, उसके बाद है पुट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब जितनी भी बातें मैंने जानी है अब तक, ऊपर वाले 4 मैंने बातों में जो सीखा कि कंपटीशन क्या है, कौन है, मार्केट शेयर क्या है, कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी पोजीशनिंग क्या है। अब मैं फाइनली देखूंगा उनकी वीकनेस क्या है, उसके बाद मैं देखूंगा कि अब मैं अपनी स्ट्रेटजी क्या बना सकता हूँ। मैंने बनाया सर मैं फ़ोन बनाऊंगा, ओके, जो वो 1,10,000 का बनाता है मैं 20,000 का बना के दिखाऊंगा। ओह वेरी गुड, आपकी औकात है इतनी। सर मैं मेहनत करूंगा, गुड। R&D करूंगा, गुड। लोगों को अपनी ब्रांड बना के दूंगा, गुड। आपने गलती कर दी, पता है क्या, आप जब भी सोचोगे ना, मैंने भी शुरू में सोचा था कि पहला बैच जो बनाया है ना उसी में रैंक होल्डर निकाल दूंगा। सच है कि नहीं होता। आपने सीखा था ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें आपने सीखा था कि हर प्रोडक्ट की एक पोजीशनिंग होती है। फिर आपने सीखा था लर्निंग कर्व, यानी जैसे जैसे आप सीखोगे ना वैसे वैसे रिजल्ट इंप्रूव होंगे, एकदम से नहीं होंगे। पहले मैं विदाउट फेस पढ़ाता था, अब जो मैंने मई 2001 के लिए 21 के लिए जो भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ विद फेस कर रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड लेवल, एकदम हाई लेवल की बुक्स बना रहा हूँ, एकदम स्टैंडर्ड लेवल के वीडियोस बना रहा हूँ, एकदम उसमें चीज़ें होनी चाहिए तो होनी चाहिए, बारीकनेस होनी चाहिए तो होनी चाहिए, एक छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, बच्चों की रैंक आनी चाहिए तो आनी चाहिए। तो आपने गलती क्या की, फ़ोन की जब बात की, आपने कहा मैं पहली बार में एप्पल बना दूंगा। अब पहली बार में एप्पल नहीं बना सकते। क्यों? पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि फ़ोन बनता कैसे है। तो पहले अपने आप को उससे मैच करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एप्पल का फ़ोन कभी नहीं बना सकते, बना सकते हो, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। टेक योर टाइम, 4-5 साल 10 साल लगेंगे तब जाके होगा। एकदम से अगर आप सोचो कि आप मार्केट में लीडर बन जाओ, कुछ भी जादू से नहीं होता। पहले का जो आपने सीख रखा है, लर्निंग कर्व आपकी कैसी है, आपने क्या सीखा था पहले, आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बचपन से इंटरेस्ट किस चीज़ में रहा है। अब मैं एक टीचर था, मैं बचपन से 8th क्लास से ही टीचिंग कर रहा था सर, लिटरली 8th क्लास से ही टीचिंग ही करता था। 8th क्लास से आया, मैंने 6-7 तक को पढ़ाया, फिर 10th में आया, मैंने 8-9 तक को पढ़ाया। मैं जब 12th में था तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, बैच लेता था, और वो लिटरली खुश होते थे, वो कहते मज़ा आ जाता है यार, मतलब क्लास टीचर से अच्छा तू समझाता है। तो आपकी लर्निंग कर्व कैसा है। अब मैं ऑटोमेटिक, आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ तक का सफ़र आज का नहीं है, ये मेरे बचपन का सफ़र है। हाँ मुझसे गलती होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसको इम्प्रूव करना होता है। तो 5th पॉइंट यही कहता है। अब ये क्या कहता है, व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इन्फॉर्मेशन। आप जो जानकारी इकट्ठा की इसका क्या कर सकते हो। तो पहले आप सीखो, एक बार में आप एप्पल नहीं बना सकते, कोशिश करो
हर बार बेहतर बनाने के लिए पहले बनाना तो सीखो, पहले मोबाइल बनाना तो सीखो, पहले अपनी ब्रांड तो बनाओ, उसके बाद एप्पल के बारे में बात करना। व्हाट इंप्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सर हमें तो फ़ोन बनाना ही नहीं आता, वेरी गुड, तो पहले बनाना सीखो, पहले ब्रांड बनाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओप्पो वीवो का भी शायद कोई देख रहा था, MI का ही एक सेट आया 50-60 हज़ार रुपये का। तो शुरू में वो सेट निकालते थे 7,000 10,000 के, फिर उन्होंने निकाला 15,000 तक का, फिर निकाला 20, फिर निकाला 25, फिर निकाला 30, फिर निकाला 35, अब वो 40, 50, 60 हज़ार के रेंज में आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत सबकी छोटी ही होती है। इफ़ यू थिंक देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ बिग, तो लंबे समय तक आप टिक नहीं पाओगे, लेकिन आपने बचपन से छोटी छोटी चीज़ें सीखी है ना, देन यू विल बिकम द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। ओके, हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कंपटीटर्स, आप कैसे सामने वाले की वीकनेस को अपने फ़ायदे में तब्दील कर सकते हो। सर मैं प्राइस कम रखूँगा, गुड, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी आपको बेस्ट लगे आप बनाइए। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेटजिक एनालिसिस। आज इस टॉपिक को लास्ट टॉपिक रखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मुझे दिखाना है आपको क्या बताना है। देखो 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 देखो, ये हमारा सबसे मोटा टॉपिक चलने वाला है, इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस। इस पे ये 7 पॉइंट्स है टोटल, और इन 7 पॉइंट्स पे मुझे अराउंड 40 मिनट्स चाहिए, ठीक है सर। ये लिटरली बता रहा हूँ, अब आपके चैप्टर में सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ये है चैप्टर 2 में। इसके बाद कोर कंपिटेंस हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है, और इसको अप्लाई करेंगे हम बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर, वैल्यू चेन के ऊपर। तो वैल्यू चेन में हम सीखेंगे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है, एक होती है सपोर्टिंग, एक होती है प्राइमरी, हर चीज़ में वैल्यू को कैसे ऐड किया जाए। ओके, तो ये चीज़ समझने के बाद हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। तो अराउंड अभी 2 to 3 लेक्चर और अभी लगेंगे इस चैप्टर में। मैंने आपसे पहले कहा था इस चैप्टर में कम से कम 8 पार्ट जो है मान के चलिए लगेंगे। उसके बाद एक पार्ट लगेगा क्वेश्चन बैंक खत्म करने के ऊपर, ठीक, ओके। ये सब क्यों बता रहे हो, सब प्लानिंग बता रहा हूँ कैसे करने वाले हैं हम, ठीक, ओके। स्ट्रेटजिक एनालिसिस है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्रॉफिट को, किसी भी चीज़ के नेगेटिव को, किसी भी चीज़ के फॉरवर्ड स्टेप को, किसी चीज़ के बैकवर्ड स्टेप को, जब आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। और स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या है, जब उसी चीज़ को हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं कि हमें कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रेटजिक एनालिसिस, ओके। तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस एंड इट इज एनवायरमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यार इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में आपको बहुत बता दिया, शॉर्ट टॉस बहुत बता दिया, पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने कहा था वहाँ का पढ़ा हुआ यहाँ काम आएगा। स्ट्रेटजिक एनालिसिस डिटेल्ड व्यू ऑफ इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री का डिटेल व्यू लेते हैं, कंपटीटर्स को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस को समझते हैं। और स्ट्रेटजिक एनालिसिस इज नॉट अ टास्क व्हिच कैन बी डन बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट एंड ओपिनियंस बट इट रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ सेवरल इश्यूज। ये लाइन थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये आप जल्दी में ले गए, ये जल्दी वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि स्ट्रेटजिक एनालिसिस ओपिनियन का वर्क नहीं है। यहाँ पे MCQ मैं होता तो एग्जामिनर बन के पूछ लेता, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेता। क्या स्ट्रेटजिक एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट के ओपिनियन पे बेस्ड होता है? नहीं सर, ये डाटा पे बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। और उस पर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, ओके। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन कंसीडर करनी होती है हमें। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, एक तो इंडस्ट्री एंड कंपटीशन की कंडीशन क्या है, एक तो हमारी इंडस्ट्री क्या है। लेट्स सपोज मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, ओके, राइटिंग इस इंडस्ट्री में, ओके। आप माइक बनाते हैं, आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में माइक बनाते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री है। सर हम ना एरोप्लेन बनाते हैं, ओके। सर हम घर बनाते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री क्या है पहले तो वो चेकआउट करो, फिर ये समझो कि वहाँ पे कम्पिटिटिव कंडीशन कैसी है। पहले डिसाइड करो आपकी इंडस्ट्री क्या है, देन डिसाइड करो कि आपकी कम्पिटिटिव कंडीशन क्या है। नाउ एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोर कम्पिटिटिव कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड मार्केट पोजीशन ऑफ सिचुएशन, ठीक है सर। फिर बाकी चीज़ें अपने ऊपर बेस करो कि मुझे वहाँ पे टिके रहने के लिए, बेस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक, ओके। फिर यहाँ पे इशू बताए हैं क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इसको करते समय। तो यहाँ पे बताया गया है कि भैया पहली चीज़
कि एक अच्छी स्ट्रेटजी एक समय में नहीं बनती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एकदम से सोचोगे एप्पल बना दूँ, नहीं बनेगा, पहले मोबाइल बनाना दो सीखो, उसके बाद बैलेंस करना पड़ेगा, हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी का बैलेंस करना पड़ेगा कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसे हम कैसे लेंगे, मार्केट में जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो चीज़ें हमें दिक्कत दे सकती है वो कैसे होंगी। मतलब हमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसके बाद सर रिस्क है। सर रिस्क कैसा है, आप सोच रहे हो मैं स्ट्रेटजी बना लूँ तो मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूँगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, मार्केट में दिक्कत आएगी और आपको टाइम टू टाइम, हर टाइम अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज द 3 रिस्क इन अ, यू कैन से फॉलोइंग इश्यूज इन अ स्ट्रेटजिक एनालिसिस। ये सर एग्जाम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसे 3 स्टार लगा रहा हूँ, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है समय लगता है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा और रिस्क है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, डायनेमिक्स। क्या क्या डायनेमिक्स हैं सर? तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। डायनेमिक्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, और इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक। डायनेमिक्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी तो क्या क्या है? पहली बात है एक्सटर्नल एनालिसिस करना इसमें, जैसे कस्टमर को एनालिसिस करना। सर कस्टमर में सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब वो वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड पर्सन है, ओल्ड लेडी है, यंग है, बेबी है, कौन सा एज ग्रुप है, सेगमेंट, उनका क्या मोटिवेशन है। देखो सर, पीपल विल डोंट बाय इफ़ यू अनेबल टू सेटिस्फाई। आप क्या, मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही खास बुक है। उस बुक में था कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे खरीदें तो ऐसा क्या है जो आप देख रहे हो कि वो खरीदे ही खरीदे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या लोग खरीदते नहीं है? नहीं सर, लोग पागल होते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। पैसा जो होता है ना, छलकता है, निकलता है बाहर, ये क्या खरीद लो। तो आपके पास ऐसा क्या है कि आप मार्केट में, कंपटीशन में उस बंदे की वो डिमांड सेटिस्फाई कर दो जो वो पूछ रहा है, जो वो चाहता है। क्या मोटिवेशन है, अनमीट नीड्स, क्या उसकी ज़रूरतें हैं जो अधूरी रह गई हैं। कंपटीटर्स को एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई कौन है कंपटीटर्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, कल्चर क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है उनका। मार्केट एनालिसिस करो, किस मार्केट में आपको अपना पाँव पसारना है, मतलब कहाँ पे जाके आप स्टैंड करना चाहते हो, साइज़ क्या है, प्रोजेक्ट ग्रोथ क्या है आपकी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखना चाहते हो, एंट्री का बैरियर्स क्या है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस, टेक्नोलॉजी क्या लगती है, गवर्नमेंट क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, डेमोग्राफिकल क्या है। फिर इंटरनल में बोला परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है आपकी, सेल्स कैसी है, शेयर होल्डर्स वैल्यू एनालिसिस कैसी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, ब्रांड एसोसिएशन कैसी है, एम्प्लॉय कैपेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब जिन लोगों को मैं अपने साथ सोच रहा हूँ कि रख के मैं टॉप पे जाऊँ, क्या वो सच में ऐसे लोग हैं जो मुझे टॉप में जाने में हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसा है आपका। फिर डिटर्मिनेंट्स आप चेक करो कि आपका पास्ट क्या था, आपकी करंट स्ट्रेटजी क्या थी, स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे आपने उसको हैंडल किया था, आपकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या आपके पास दिक्कतें आती है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, अगर कोई दिक्कत आ गई तो पैसा कहाँ से लाओगे साहब, और उन चीज़ों को कैसे फाइनली मैनेज करते हो। ओके, ठीक है। उसकी बात है डायनेमिक ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ये छोटी सी चीज़ थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि डायनेमिक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इग्नोर कर सकते हो, नहीं। ये एक है एक्सटर्नल एनालिसिस, एक है इंटरनल। इंटरनल में आप अपने बारे में चेक करो और एक्सटर्नल में आप बाहर के बारे में चेक करो, कस्टमर के बारे में चेक करो, अपने कंप्यूटर्स के बारे में चेक करो। इंटरनल में आप खुद चेक करो कि आपको कहाँ जाना है, आपने पहले क्या किया था, अब क्या कर रहे हो और आगे क्या कर सकते हो। थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख दो, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद है डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट रखते हैं। इसमें देखो इसने क्या कहा, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं नया बताऊंगा, क्यों, क्योंकि हम पहले ही चैप्टर का लास्ट पोर्शन पढ़ के सब सीख चुके हैं। वो ये कहता है कि डायनेमिक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, एक कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेटजी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जो है, कंपटीशन में आगे बढ़ने वाली जो स्ट्रेटजी है उसके कुछ डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स मतलब उससे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। क्या इस पर मैं कुछ सिखाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने कहा था आपको शॉर्ट एंड टॉस जो है वो पढ़ के आना, ठीक है। पहले के पार्ट्स जाके करो, हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है बताओ, कुछ बताने वाली बात है? नहीं। हाँ, 2 बातें ऐड करो आप, ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, मार्केट आपसे क्या चाहता है। जैसे अभी ये एसएम की सीरीज बना रहा हूँ, इसमें भी कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा नाराज है, उनका कहना यह है कि सर वीडियो फास्ट डाल दो और जल्दी जल्दी सीरीज़ ख़त्म कर दो। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये सीरीज़ जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने कहा था मुझे 30 सितंबर तक का टाइम दो, मैं सीरीज़ कंप्लीट करा के दूंगा, एक दिन भी डिले नहीं जाने दूंगा, पक्का।
तो यहाँ पे क्या है, ब्रॉडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। अब हर बंदा आपसे अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है सर समझना, इट्स नॉट अ स्मॉल पॉइंट। सर क्या फ़र्क पड़ता है सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं तो अच्छा ही दे रहा हूँ। नहीं सर, आप कितना अच्छा देते हो इससे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो क्या अच्छा समझता है और वो किसे अच्छा समझता है। सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, लेट सपोज आई मेक दिस डाटा केबल, आप खरीदोगे? सर हम क्या करेंगे इसका? सही बात है, मैंने तो बहुत अच्छा बनाया था लेकिन आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मैं आपको ये सेल करूं, या फिर आप ये चाहते ही नहीं खरीदना। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट एंड व्हाट अ कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, आपको ये भी समझना पड़ेगा। ओके, नाउ पर्सनल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, व्हाट वी हैव, दैट इज पर्सनल वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की पर्सनल वैल्यू क्या है? देखो सर, एक लाइन होती है, इंसान के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने कुछ और। ये छोटा सा पॉइंट है, हल्का सा इस पर मैं 1-2 मिनट लूँगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। ये क्या कहता है कि जो कस्टमर है वो तो आपने समझ लिया, अब आप अपने आप को चेक करो। जैसे क्या होता है, कई बार आपसे मार्केट में गलती होगी, आप कोई बहुत अच्छा काम करो फिर भी कोई ना कोई गलती होगी, 1-2 कस्टमर नाराज़ भी होंगे, 1-2 गालियाँ भी देके जाएंगे, आपकी रेपुटेशन भी थोड़ी डाउन हो जाएगी। फिर जब आपको बाउंस बैक करना होगा, जब आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे आना होगा, तो एक भागवत गीता का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, 2016 में मैंने सीखा था, मेरी लाइफ ड्रामेटिक चेंज हो गई। ड्रामेटिक, मेरे से पहली बार गलती हुई, मैंने सीखा, उसको एनालाइज किया, आगे बढ़ा। उसमें ये था कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बताओ पार्थ, पार्थ मतलब कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते थे, ये बताओ कि तुम जो कर रहे हो वो लोगों को जो दिख रहा है वो तुम्हारा कर्म है। हो सकता है कर्म में गलती हो गई तो आप गलत हो गए, कर्म में सही हो गया तो आप बहुत ही एक्सीलेंट हो गए। ठीक है, मैच में आपने 6 मार दिया, यू आर द बेस्ट फॉर द इंडिया, इफ़ यू विल आउट यू आर वेरी बैड फॉर द इंडिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये पूछते हैं कि जो भी तुमने कर्म किया उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। अगर वो इंटेंशन अच्छा है और गलती हो गई तो भी भगवान आपको माफ़ कर देते हैं। इंसान पे मत जाओ, इंसान क्या माफ़ करेगा नहीं करेगा, इंसान की कोई भी फितरत से नहीं रहती। ठीक है, तो समझना इंटेंशन कैसा है, फिर आप जो कर्म कर रहे हो अगर वो गलत भी है तो भी सही होता है। लेकिन आपका इंटेंशन गलत है और लोगों को देखने में लग रहा है ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो भी आप गलत ही माने जाओगे भगवान के अकाउंट में। तो भगवान, यहाँ पे भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपकी पर्सनल वैल्यू क्या है। सर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। एक मूवी थी बाजार, शकुन कोठारी उसमें नाम था, उसने कहा कि धंधा फेल होता है धंधा जीतता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स इट। या तो आप इस टाइप के हो या तो आप रतन टाटा साहब के टाइप के हो, जो ये चाहते हो कि कस्टमर एक बार आए ना तो लाइफ टाइम हमें याद रखे कि उसने किससे प्रोडक्ट लिया था, हु यू आर। ओके, सो ये छोटी सी कहानी है इन चीज़ों के ऊपर, ये आपका होमवर्क है, एक बार पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन है 5 फोर्सेस मॉडल, तो इसके लिए मुझे टाइम दो, चैप्टर 5 में मैं ये डिस्कस करके दूंगा। चैप्टर 5 और मैं और बता दूं आपको, पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करके दूंगा चैप्टर 5 के पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल को, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें आपकी कवर अप हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे दोस्त, हाँ नेक्स्ट पार्ट में हम ये 7 जो फैक्टर हैं वो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा पूरा इसी पे जाने वाला है। उसके बाद एक पार्ट शायद और लगेगा, चैप्टर जो है आई थिंक खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए अलविदा चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ जो आप हमेशा छोड़ देते हो वो ये, लाइक कर दिया करो एंड कमेंट में एक छोटा सा थैंक यू बोल दिया करो, अच्छा लगता है आपके भाई को भी। हाँ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।